आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुहावने मौसम में कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप मौज मस्ती और पिकनिक के लिए मंडला के पास के जंगलों की ओर निकल गया। खूबसूरत जंगल, दिन के उजाले में चहचहाते पक्षियों की आवाज़, ऊंचे ऊंचे पेड़, सुंदर पहाड़ियों को देखते देखते ग्रुप जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। उनका प्रोग्राम कुछ मौज मस्ती करने के बाद वहीं जंगल में लंच करके शाम होने से पहले हॉस्टल वापसी का था। ग्रुप में 4 लड़के और 3 लड़कियां थे और तवेरा गाड़ी का ड्राइवर, भूरा नाम का लड़का जिसकी वो गाड़ी थी, और ये ग्रुप उसे मंडला से ही हायर करके लाए थे। बड़े बड़े मोबाइल में लगे कैमरों से तस्वीरें लेते घूमते फिरते समय का पता ही नहीं चल रहा था। ग्रुप के लड़कों ने वहीं जंगल में एक समतल जगह देखकर लकड़ियां इकट्ठा कर आग जला ली और फिर मौज मस्ती का दौर शुरू हो गया। कुछ बियर की बोतलें भी साथ थीं और गाने बजाने के भी साधन मौजूद थे। कुल मिलाकर आजकल के यूथ के लिए एक आइडियल पिकनिक चल रहे थे। तभी कुछ ग्रामीण महिलाएं जो जंगल में लकड़ी चुनने के लिए आई होंगी वहां से निकली। उनकी नज़र उस ग्रुप पर पड़ते ही उन्होंने भूरा और लड़कों को पास बुलाकर कहा कि यहाँ ज़्यादा देर तक जंगल में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में चीते और तेंदुए हैं जो अक्सर दिखते रहते हैं। सभी ने सहमत होते हुए शाम से पहले ही वापस जाने का आश्वासन दिया और फिर से पार्टी में लग गए। पार्टी करते करते शाम के 5 बजे का समय हो गया और सब वापस चलने को हुए। सब गाड़ी में बैठकर गाने गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे और साथ में पी भी रहे थे। उनमें से एक लड़के जिसका नाम राहुल था, उसने भूरा को भी बियर ऑफर की, पर भूरा जो कि निहायत ही जिम्मेदार बंदा था, उसने लेने से मना कर दिया और कहा कि जब तक वो सबको वापस हॉस्टल नहीं पहुंचा देता वो तब तक नहीं पी सकता। फिर सबने चलने का मूड बनाया और भूरा से वापस चलने को कहा। भूरा ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की वैसे ही तेज आवाज़ हुई और गाड़ी बंद हो गई। दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई। इस बार तो गाड़ी ने कोई आवाज़ भी नहीं की और गाड़ी चालू भी नहीं हुई। सब मिलकर भूरा को चिल्लाने लगे। उसके बाद भूरा ने उनको डांट कर कहा, शायद गाड़ी की बैटरी खराब हो गई है जिस कारण गाड़ी शुरू नहीं हो रही। इस सब के बीच में अंधेरा भी होने लगा था जिस कारण सभी हैरान परेशान होने लगे। भूरा लगातार गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा था पर गाड़ी चालू होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी 2 आदमी जो सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए थे वहां से गुजरे और उनके पास आते ही बोले, तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको मालूम नहीं है रात को यहाँ शेर, चीते, जंगली जानवर और वो आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि दूसरे आदमी ने उसे रोक दिया और वो दोनों वहां से निकल लिए। और जब तक भूरा उन्हें अपनी परेशानी बताता वो लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। अब उनमें से कुछ को डर लगने लगा और कुछ अब भी मस्ती के मूड में ही थे। फिर भूरा ने उनको गाड़ी में धक्का लगाने को कहा। लड़कियां गाड़ी में ही बैठी रहीं और लड़के मिलकर धक्का लगाने लगे, पर गाड़ी को स्टार्ट ना होना था तो वो ना हुई। भूरा परेशान हो गया। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अंधेरा गहराता जा रहा था और गाड़ी चालू होने का नाम नहीं ले रहे थे। जंगल के पास का गांव भी कम से कम 15 से 18 किलोमीटर दूर था। थक हार कर भूरा ने कहा, आप लोग गाड़ी में ही रुकिए, मैं बाहर जाकर कोई मदद या मैकेनिक लाने की कोशिश करता हूँ। पर बाकी लोगों का मत था कि भूरा को अकेले नहीं जाना चाहिए, पर जंगल में पैदल अकेले जाने में सबको डर लग रहा था। भूरा भी बोल तो रहा था जाने के लिए, पर उसे भी अकेले जाने में डर लग रहा था। अचानक से राहुल बोला, देखो शायद किसी के मोबाइल में टावर हो,
तो मंडला सिटी से किसी नए मैकेनिक को ही बुला लिया जाए या कोई दूसरी गाड़ी ही मंगाई जा सकती है। शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। अचानक से प्रिया, जो सबसे ज्यादा घबरा रही थी, उसे तो चमकती हुई आंखें दिखाई दी और उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। चीख सुनकर सब डर गए और उसकी तरफ देखने लगे कि क्या हुआ। उसने डरते हुए उन आंखों की तरफ इशारा किया जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। सब पहले से ही डरे हुए थे और उन चमकती बड़ी बड़ी आंखों को देखकर सब और ज्यादा डर गए और हड़बड़ा गए। भूरा चिल्लाया, सब जल्दी से गाड़ी में बैठो और शीशे दरवाजे बंद कर लो। सब फटाफट गाड़ी में बैठ गए और दरवाजे शीशे जल्दी जल्दी बंद कर लिए और उस तरफ देखने लगे जहां वो आंखें दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो आंखें आगे बढ़ती जा रही थी और झिंगुरों की आवाज वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। दूर कहीं से सियार की हूं की भी आवाज आ रही थी। कुल मिलाकर वातावरण डरावना हो गया था। सब दम साधे उसी ओर देख रहे थे। प्रिया उस घड़ी को कोस रहे थे जब उसने राहुल के कहने पर इस ट्रिप पर आने का प्रोग्राम बनाया। भूरा मोबाइल में अभी भी कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, पर एक राहत थी कि सब गाड़ी के अंदर थे और अपने आप को सेफ समझ रहे थे। क्या लगता है कौन सा जानवर होगा? प्रिया ने कहा। कुछ भी हो सकता है, राहुल बोला। शायद कोई बिल्ली होगी। तभी अंकुर पीछे से बोला, शेर या चीता भी हो सकता है क्योंकि उनके आंखें भी अंधेरे में चमकती है। अंकुर उन सब में से सबसे लंबा चौड़ा और निडर आदमी था। उसने कहा, यहाँ कितनी देर गाड़ी में यूं ही बैठे रहेंगे? हमें हॉस्टल जाने के लिए किसी से संपर्क तो करना ही होगा। तब तक भूरा, जो कॉल लगाने में व्यस्त था, उसने कहा कि उसकी बात मंडला में रहने वाले उसके भाई से हुई है और वो उन्हें लेने के लिए यहाँ आ सकता है, पर वो भी अभी दूसरी गाड़ी लेकर किसी कस्टमर को नर्मदा जी के दर्शन कराने गया है, जिस कारण उसको निकलने में कम से कम 1.5-2 घंटे का समय लगेगा। उतनी देर तो हमें यहाँ जंगल में ही काटना पड़ेगा, या फिर यहाँ से निकलने का कोई दूसरा तरीका है कि हम एक साथ पैदल चलें। सब साथ रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा और कोई जानवर अचानक से हमला भी नहीं करेगा। लेकिन उनमें से प्रिया और जो 2 लड़कियां नेहा और शिविका थी, वो गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं थे। उनका ध्यान अभी भी उन आंखों पर ही था जो वापस जंगल की ओर जा चुकी थी, या यूं कहें कि वो अब नजर नहीं आ रहे थे। अंकुर ने कहा कि वो जो कोई भी जानवर था अब जा चुका है, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी राहुल, सौरभ और चेतन एक साथ बोले कि हमें गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है वो जानवर कहीं आसपास ही हो और बाहर निकलते ही हम पर हमला कर दे, पर हम यहाँ ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? अंकुर बहुत परेशान हो रहा था। रिलैक्स दोस्त, हम सब साथ में हैं और गाड़ी के अंदर सेफ भी हैं। बस कुछ देर की ही तो बात है। भूरा का भाई तो हमें लेने आता ही होगा। तब तक हम अपनी इस ट्रिप को एंजॉय करते हैं। देखो, अभी भी तो खाने के लिए काफ़ी सारा सामान और पीने के लिए बियर भी बची हुई है, राहुल बोला। ये बोलते हुए उसने एक बियर की बोतल और स्नैक्स का पैकेट उठा लिया। उसको देखकर अंकुर ने भी चिप्स का पैकेट उठा लिया, पर लड़कियों को कौन समझाए, वो तो अब और ज़्यादा घबरा रहे थे। सबसे ज़्यादा तो प्रिया, जो राहुल को डांटते हुए बोलती है कि उसकी वजह से ही वो अभी इतनी रात को इस सुनसान जंगल में फंसी है। वो जिद ना करता तो वो यहाँ आती ही नहीं। यही सब लड़ना झगड़ना रूठना मनाना करते हुए सब गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे और समय काट रहे थे। तभी अचानक राहुल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और नीचे उतरने लगा। सभी उस पर चिल्लाए कि क्यों नीचे उतर रहा है, अब क्या होगा, राहुल गाड़ी से क्यों उतरा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को। राहुल जैसे ही गाड़ी से उतरा कि एक अजीब से जानवर ने उस पर हमला कर दिया।
और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा। सबने देखा कि ना तो वो कोई शेर है और ना ही कोई तेंदुआ, बल्कि वो कुछ और ही था। उसके सिर पर 2 सींग थे। उसका शरीर तो इंसानों जैसा था, मगर उसका सिर किसी जानवर जैसा। लेकिन तभी वहां पास के कस्बे के लोग आ पहुंचे। उन्होंने अपने साथ लाए जलती मसालें उस जानवर या इंसान पर डाली और ऐसा करते ही वो हवा में धुआं हो गया। दरअसल वहां से गुजरने वाले लोगों ने उन्हें गाड़ी के खराब होने के बारे में सुना था, तो वो लोग मदद के लिए आए थे। राहुल को गहरी चोटें लगीं, मगर वो ठीक था। फिर उन लोगों ने बताया कि दरअसल वो एक नर पिशाच था जो इस जंगल में कई सालों से भटक रहा है और हमेशा शिकार की तलाश में रहता है। जब तक भूरा का भाई नहीं आ गया, तब तक कस्बे वाले उनके साथ ही रहे और फिर वो लोग वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, जिस कारण आसमान का रंग भी एकदम काला पड़ चुका था और हाईवे पर गाड़ियों का काफिला भी काफी कम हो गया था। दरअसल आज शाम को चाचा जी का कॉल आया था। मैंने जब कॉल रिसीव किया तो चाचा जी ने कहा, पवन, दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम पापा के साथ जल्दी यहाँ पहुँचो। चाचा जी की बात सुनने के बाद मैंने सारी बात पापा को बताई, जिसके बाद मैं और पापा कार लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़े। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी बगल के सीट पर बैठे पापा ने कहा, और 3 घंटे में हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर पापा खिड़की से बाहर देखने लगे। दादाजी की तबीयत बिगड़ने की खबर को सुनकर पापा काफी टेंशन में थे और गांव पहुंचने की जल्दी उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वापस से चाचा जी का कॉल आया। चाचा जी का नंबर देखते ही मैंने कार को रास्ते के किनारे पर रोका और फोन उठाया तो चाचा जी ने कहा, पवन, तुम लोग कहाँ पर हो अभी? इस पर मैं बोला, हम लोग बस कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं। जिस पर चाचा जी ने कहा, ठीक है, आराम से आना, दादाजी अभी पहले से थोड़े ठीक है। चाचा जी से ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने ये बात पापा को बताई तो उनका भी टेंशन थोड़ा कम हुआ, जिसके बाद मैं कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। करीब 2 घंटा कार चलाने के बाद हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां से दाहिना रास्ता हमारे गांव की ओर जाता था। मैंने कार को दाहिना मोड़ लिया और हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं करीब 5 सालों के बाद गांव जा रहा था, मगर खिड़की से बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था कि 5 सालों में कुछ बदला ही ना हो। वही जंगल से घिरे कच्चे रास्ते, जिसके दोनों ओर घने लंबे पेड़। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारे कार की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी। अभी हम उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी कार की हेडलाइट रास्ते के बीचों बीच गिरे एक साइकिल पर गई। वो साइकिल रास्ते पर इस कदर पड़ी हुई थी कि हमारी कार आगे नहीं जा सकती थी। मैंने कार को उस साइकिल के पास रोक दिया और पापा से कहा, पता नहीं किसकी साइकिल है जो रास्ते के बीचों बीच ऐसे फेंक कर चला गया, रुकिए मैं उतर कर साइड करता हूँ। जिस पर पापा ने कहा, बेटा थोड़ा संभल कर जाना। पापा के बोलने के बाद कार का दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर निकला और उस गिरे हुए साइकिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। कार के बाहर इतना सन्नाटा छाया हुआ था, जिसका पता मुझे तब चला जब मेरे चलते कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। चलकर मैं उस साइकिल के पास गया तो मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मैं थोड़ा सहम सा गया।
दरअसल साइकिल से थोड़ी ही दूरी पर रास्ते के किनारे एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सर से काफी खून निकल रहा था। मैं भागकर पापा के पास आया और पापा को पूरी बात बताई, जिसके बाद पापा भी कार से बाहर निकले और हम दोनों उस गिरे हुए आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने जब दोबारा उस आदमी की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, जिस पर पापा ने कहा, अरे पवन, कहाँ कोई आदमी है? जिस पर मैंने कहा, अभी तो वो आदमी यहीं पर गिरा हुआ था। जिस पर पापा ने कहा, जरूर तेरा कोई वहम होगा, साइकिल साइड करके आगे बढ़ते हैं। मैं भी अब उस बात पर उतना ध्यान ना देकर रास्ते के बीचों बीच गिरे हुए साइकिल को साइड करने लगा और कार को आगे बढ़ा दिया। मगर कहीं ना कहीं मेरे जहन में कुछ अजीब सा जरूर लग रहा था, क्योंकि मैंने उस आदमी को रास्ते के किनारे अपनी आंखों से देखा था। फिर वो आदमी गया तो गया कहाँ? अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी हमारी कार की डिग्गी में से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई अंदर से हमारी कार की डिग्गी को बजा रहा हो। मैं झट से कार को एक साइड में रोका और पापा के साथ कार से नीचे उतरकर पीछे गया तो वो आवाज और जोर हो गई। अब मैं थोड़ा सहम गया था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं डिग्गी खोलकर देख सकूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी पापा ने एकदम से डिग्गी खोल दिया, जिसके बाद अंदर का नज़ारा देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल डिग्गी के अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मगर हमारी डिग्गी में इतना सारा खून आया तो आया कैसे? अब हम दोनों को लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा हम दोनों और बाहर ना रुककर कार के अंदर आए और कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगे। मुझे अंदाजा हो गया था कि हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अभी मैं कार भगा ही रहा था कि तभी काफ़ी तेज चल रही कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जैसे ही खिड़की की ओर देखा तो मैं डर से कांपने लगा। मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगी। दरअसल खिड़की पर एक खून से सना हुआ हाथ था जो बार बार खिड़की को पीटे जा रहा था। मैं जैसे ही उस हाथ को दिखाने के लिए पापा की तरफ मुड़ा तो मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि मेरे बगल वाली सीट पर कोई नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पापा तो अभी अभी मेरे बगल में ही थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी पीछे वाली सीट से एक आवाज आई, आज तुम लोगों को मारकर मेरा बदला पूरा होगा। ये आवाज सुनने के बाद मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते के किनारे जख्मी हालत में देखा था। मगर अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं जल्दी से कार से निकलकर बाहर भागने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर ये क्या, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था, मानो किसी शक्ति ने दरवाजे को जकड़कर रखा हो। अभी मैं भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और घसीटकर मुझे कार से बाहर ले आया और एक भारी सी आवाज में बोला, आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वो शैतान मेरा गला काफी जोर से दबाने लगा। मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था कि तभी दूर से मुझे एक बाइक आती दिखी। उस बाइक की हेडलाइट की रोशनी मेरे पर पड़ते ही वो शैतान कहीं गायब हो गया। फिर वो बाइक मेरे पास आई तो उसमें मेरे चाचा जी थे। चाचा जी मुझे देखकर ही समझ गए कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर चाचा जी ने कहा,
अच्छा हुआ तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल करके बता दिया, वरना पता नहीं आज क्या होता। जिस पर मैंने कहा, चाचा जी पापा कहाँ हैं? जिस पर चाचा जी ने कहा, पापा काफ़ी पीछे ही छूट गए हैं। उस शैतान के छलावे के कारण तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा कार में हैं। जिसके बाद मैं और चाचा बाइक पर बैठकर उस जगह पर पहुंचे जहां पापा को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस शैतान ने ये क्यों कहा कि मुझे मारकर ही उसका बदला पूरा हो जाएगा। मैंने चाचा जी से जब पूछा तो चाचा जी ने बताना शुरू किया। पवन, तुम्हें याद है आज से 5 साल पहले जब तुम गांव आए थे तो वापस घर लौटते वक्त तुमने एक साइकिल सवार आदमी को इसी रास्ते पर अपनी कार से धक्का मार दिया था। उस समय तो उस आदमी को कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन वो मर गया। और आज भी तू जब गांव के रास्ते वापस लौट रहा था तब उसी आत्मा ने तेरे साथ शायद बदला लिया। भला तो इस बात का कि मैं समय पर आ गया। चाचा जी की पूरी बात सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि वो आदमी कौन था और मुझे क्यों मारना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।